हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस, जहां पर आपको आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो टॉपिक्स मिलते हैं जो कि ज़्यादातर बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है या फिर उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज उसी के क्रम में हम बात करने वाले हैं एक डिज़ीज़ के बारे में जो कि बाजरा में होती है। और चाहे आप ACF की तैयारी कर रहे हैं या प्री PG की तैयारी कर रहे हैं, चाहे JRF देना चाहते हैं या बैंक का एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको ये जो डिज़ीज़ है ये कहीं ना कहीं पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ीज़ क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और हम इसे किस तरह से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये डिजीज़ आखिरकार है क्या। तो सबसे पहला तो ध्यान रखिए इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, एक फंजाई है। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किससे होता है, तो ध्यान रखना है फंजाई से होता है। और अगर फंजाई का नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे फंजाई का नाम क्या है, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट ही हमारा यही है कि ये होती किससे है, फंजाई से, जिसका नाम क्या है, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। सेकंड बात कर ले कि ये होती तो फंजाई से है लेकिन ये फंजाई किस नेचर की होती है, तो ध्यान रखेंगे ये किस नेचर की है, बोथ सॉइल एंड सीड बॉर्न। ओके, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पढ़ते समय कि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वहाँ पर ऑप्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। अगर वहाँ पर सॉइल एंड सीड बॉन्ड एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो वो आंसर जाएगा, और अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए जब सॉइल बॉन्ड भी दे रखा है और दूसरे ऑप्शन में सीड बॉन्ड भी दे रखा है तो उस समय पर हमें इसे मेनली सीड बॉन्ड करना है, सॉइल बॉन्ड नहीं करेंगे। ओके, फिर बात करें ये होता किस में है ज़्यादातर, तो ये बाजरा की जो F1 हाइब्रिड्स जो हैं, जो अभी न्यूली रिलीज्ड हाइब्रिड्स हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है। ओके, फिर बात करें कि इससे कितना नुकसान हो सकता है, लगभग इससे 80% तक नुकसान हो जाता है। बट पूछ लिया जाए कि एवरेज कितना नुकसान होता है तो ये बाजरा में बहुत नुकसान करती है, एवरेज है इसका 68%। ओके, ध्यान रहेगी चीज़ें। नेक्स्ट बात करें कि ये डिजीज़ हमें कब दिखाई देती है प्लांट पर, तो ये कब दिखती है, एट द फ्लावरिंग स्टेज, मतलब जब पौधा ज़मीन से उगकर उसकी फ्लावरिंग तक पहुंचा है तब तक हमें इसके कोई भी सिम्टम्स पौधे पर नहीं दिखेंगे, हम तब तक इसे नहीं पहचान सकते। लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है इसके सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। तो इसका कंट्रोल जो है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्गट ऑफ बाजरा का कंट्रोल किस स्टेज पर किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कब करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पर। ओके, नेक्स्ट बात कर लें कि इससे होता क्या है, तो इससे जो हमारे बीज हैं वो और उसके साथ साथ जो स्ट्रॉ है हमारे पौधे का, वो दोनों ही इन्फेक्ट होते हैं, वो ख़राब होते हैं, जिससे ग्रेन्स हम ह्यूमंस के लिए अनफिट हो जाते हैं और एनिमल्स को भी हम इसका चारा नहीं खिला सकते हैं। ओके, फिर बात करें कि इसे सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था भारत में, तो इसे महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम बात कर ले पैथोजन के बारे में कि ये फंजाई जो है जिसका नाम क्या है, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। तो सबसे पहले बात कर ले इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसका जो क्लास है वो कौन सी है, एस्कोमाइसीड्स। तो इससे एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए, एस्कोमाइसीड्स क्लास की फंजाई है, इसीलिए ये स्पोर बनाती है, कौन से, एस्कोस्पोर। ओके, छोटी सी चीज़ है, याद रहेगी, दोनों लिंक्ड है, एस्कोस्पोर बनाती है, तो ये कौन से हमारे क्लास की हो गई, एस्कोमाइसीड्स। सेकंड ध्यान रखेंगे इसका ऑर्डर, क्वेश्चन पूछा गया था पेरेनोस्पोरेल्स फंजाई से कौन सी डिजीज होती है, तो उसमें होती है डाउनी मिल्ड्यू और उसके साथ साथ अर्गट ऑफ बाजरा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे ये पैथोजन किस में आता है, पेरेनोस्पोरेल्स के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट बात करें में नुकसान कैसे पहुंचाएगी, तो पौधे पर बनते हैं स्मॉल हार्ड और ब्लैक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोशिया। और ये जो स्क्लेरोशिया है ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। किस तरह से होते हैं देख लीजिए। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे कि स्क्लेरोशिया जो है ये बनाते हैं क्या, एक स्पेशल टाइप के हमारे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसको नाम हमने क्या दिया है, अर्गोटिन या फिर अर्गो
अर्गोटॉक्सिन। तो ये क्वेश्चन भी प्री पीजी में पूछा हुआ है कि अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन जो है वो किससे रिलीज होता है। तो ध्यान रखेंगे किससे बनता है, स्क्लेरोशिया रिलीज करता है। ओके, और लास्ट बात कर ले कि ये डिजीज सबसे ज़्यादा स्प्रेड कब होती है। तो ध्यान रखिएगा जब हमारी जो RH है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो 80% से ज़्यादा होती है, और जब टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर होगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, उस टाइम पर इस डिजीज़ का सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन या सबसे ज़्यादा स्प्रेड देखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर ले। एक छोटी सी ट्रिक याद करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास कि क्या कौन सी चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले बात कर ले क्लेविसेप्स। तो वो क्या है, हमारी फंजाई है। उस फंजाई से हमारे पौधे पर कुछ चीज़ बनती है, उसे हमने क्या नाम दिया है, स्क्लेरोशिया। ओके, तो फंजाई से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, स्क्लेरोशिया। ओके, और अगर बात करें स्क्लेरोशिया क्या बनाता है, तो हमने अभी देखा अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन नाम का क्या बनाता है, हमारे लिए एक टॉक्सिन रिलीज करता है। ओके, और इस टॉक्सिन से जो डिजीज़ होती है वो डिजीज़ एग्जाम में पूछी गई है। तो अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन से होने वाली डिजीज़ कौन सी है, अर्गोटिज्म है। ओके, और अर्गोटिज्म डिजीज़ किस में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा अर्गोटिज्म डिजीज़ बाजरा में नहीं होती है, किसके अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर होगी। जो एनिमल्स उस चारे को खाते हैं उससे इन्फेक्टेड या स्क्लेरोशिया को खा लेंगे, उसके अंदर ये डिजीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इस डिजीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लेविसेप्स, एक स्क्लेरोशिया, एक अर्गोटिन, और एक कौन से हैं, अर्गोटिज्म। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि ये डिजीज़ जो है उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके सिम्टम्स जो है उन्हें हम देख लेते हैं। सिम्टम्स के लिए सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, ये सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे। ओके, मतलब जब इसके अंदर इसके ईयर्स या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस निकल जाता है, उसके बाद सिम्टम्स दिखते हैं। ओके, और सिम्टम्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है 2 डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डिजीज़ एक ही है तो सिम्टम 2 कैसे हैं। सिम्टम 2 इसलिए है क्योंकि एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली जो स्टेज है उसे हमने नाम दिया है हनी ड्यू स्टेज, और इसे नाम देने का कारण भी बहुत जायज़ है। वो क्या है, हनी ड्यू। हनी ड्यू क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है, इट इज़ अ पिंक विस्कस लिक्विड लाइक सब्सटेंस, मतलब गुलाबी रंग का एक पदार्थ जो है वो कहाँ बनेगा, इन्फ्लोरेसेंस पे, और वो कैसा होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। ओके, और उसके साथ साथ बिल्कुल शहद की तरह दिखाई देता है। इस वजह से हमने इसे नाम क्या दिया है, हनी ड्यू। तो एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, और इंसेक्ट्स अपने साथ इस हनी ड्यू को एक प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट पर ले जाते हैं और डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लें कि ये जो हनी ड्यू है ये कहाँ से निकलता है। तो हमारे जो सीड हैं जो बनने वाले हैं, उससे पहले क्या होगा, पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, वहाँ पर हमारे जो ओवरी है उसके अंदर गैमेट्स फ्यूज होते हैं। तो ये गैमेट्स के फ्यूजन के बाद ओवरी से ये हमारा जो हनी ड्यू है ये निकलता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि हनी ड्यू कहाँ बनता है, तो हमारे फ्लावर के अंदर ओवरी में बनता है। ओके, नेक्स्ट बात करें, ये जो हनी ड्यू स्टेज है इससे क्या दिक्कत होती है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ऐसी फील्ड जिसमें हमारा हनी ड्यू सीक्रेट हो रहा है उसमें हमारे एनिमल्स या फिर ह्यूमंस जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे एक रॉटन फिश लाइक स्मेल आती है। ओके, नेक्स्ट बात कर ले अगली स्टेज की, जिसे हमने नाम दिया है स्क्लेरोशिया स्टेज। इसके लिए ध्यान रखेंगे स्क्लेरोशिया क्या होता है। तो ये एक स्मॉल हार्ड स्ट्रक्चर होता है ब्लैक या ब्राउन कलर का, जो कि इन्फ्लोरेसेंस पर बनता है। ओके, और ये हमारे लिए नुकसानदायक कैसे होता है ये हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, अर्गोटॉक्सिन, और उससे क्या होता है, अर्गोटिज्म डिजीज हमारे एनिमल्स के अंदर होती है। ओके, स्क्लेरोशिया स्टेज के लिए पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कब आता है। ओके, तो ध्यान रखें, जैसे ही हमारी हनी ड्यू स्टेज खत्म होती है उसके बाद ये स्टेज स्टार्ट होगी।
ये हनी ड्यू स्टेज से पहले नहीं आता। और अगर पूछ लिया जाए कि ये कितने दिन बाद आता है, तो जब हनी ड्यू स्टार्ट हुई उससे लगभग 10 से 15 दिन बाद स्क्लेरोशिया स्टेज हमें दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट बात कर ले, स्क्लेरोशिया जो है ये आगे इनका क्या होता है। तो स्क्लेरोशिया या तो कहाँ रह जाएंगे, हमारे इन्फ्लोरेसेंस पर जहाँ पर सीड बने उनके साथ में, या फिर हो सकता है कि ये वहाँ से बिखर कर कहाँ गिर जाए, सॉइल में। तो यहाँ पर वो चीज़ क्लियर होती है कि इसका नेचर कैसा है, सीड एंड सॉइल बॉन्ड। अगर ये इन्फ्लोरेसेंस पर रह गई, सीड के साथ मिक्स हो गई, तो कैसी हो जाएगी, सीड बॉर्न डिजीज। और अगर ये सॉइल में चली गई और अगले साल वापस इन्फेक्शन किया तो कैसी हो जाएगी, सॉइल बॉर्न। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये मेजरली कैसी होती है, सीड बॉर्न डिजीज होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसमें लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन। तो बहुत ही सिंपल सी लाइफ साइकिल है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने बात करी थी कि ये फंजाई है एस्कोमाइसीड्स क्लास की, इसीलिए ये क्या बनाएगी, एस्कोस्पोर। ठीक है, तो ये एस्कोस्पोर जो है ये क्या करते हैं, हमारे हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, और हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद उससे क्या बनेगा, हनी ड्यू बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एस्कोस्पोर है। एस्कोस्पोर हमारे सीरियल्स, ग्रास या फ्लावर्स जो भी है, हमारे जैसे बाजरा की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे और इन्फेक्शन कॉज करके ये क्या बनाते हैं, हनी ड्यू बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, हनी ड्यू। और ये हनी ड्यू या तो वहाँ ख़त्म हो गया, और नहीं हुआ तो वो उसके आगे जब स्टेज बढ़ेगी तो ये क्या बनाएंगे, वहाँ पर स्क्लेरोशिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्क्लेरोशिया। और स्क्लेरोशिया जो है वो प्लांट पर रहेंगे या फिर धरती पर गिर जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर रेस्टिंग फेज में रहते हैं। तो नेक्स्ट सीजन में जब तक हम प्लांट वापस ग्रो नहीं करेंगे, सीड ग्रो नहीं करेंगे, तब तक ये रेस्टिंग फेज में वहाँ पर रहते हैं। और जैसे ही हमने उसे ग्रो किया तो उसके बाद ये स्क्लेरोशिया जो है ये क्या करता है, जर्मिनेट करता है। और जर्मिनेट करके क्या बनाता है, एक स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो है उस पर बनते हैं स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, बिल्कुल थैले जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराथीसिया। और उस पैराथीसिया में क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर। और ये वापस से हमारे हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट बहुत सिंपल सा है, इसको हमने अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है, जैसे कल्चरल, उसके बाद केमिकल, फिर हमारा बायोलॉजिकल और लास्ट में रेजिस्टेंट वैरायटीज़। तो देख लीजिए, कल्चरल मेथड जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ें आती है जो कि हम खेत पर करते हैं किसी भी इंसेक्ट को बचाने के लिए या किसी भी डिजीज़ को बचाने के लिए। ठीक है, तो हम कल्चरल मेथड की बात करें, सबसे पहला है डीप समर प्लोइंग। और पूछ लिया जाए डीप समर प्लोइंग कब की जाती है, तो सबसे ज़्यादा मई जून के महीने में की जाती है। सेकेंड है यहाँ पर क्रॉप रोटेशन विद नॉन होस्ट क्रॉप्स। तो अगर आप बाजरा नहीं लगाना चाहते तो इसके स्थान पर दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे हमारे ग्राउंडनट हो गई या दूसरी पल्स क्रॉप्स है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्लीन कल्टीवेशन की। तो क्लीन कल्टीवेशन क्या होता है, ये ध्यान रख लीजिए। क्लीन कल्टीवेशन का मतलब है फील्ड को वीड्स फ्री रखना, जितने भी वीड्स हैं उन सबको हटा दीजिए। हमारी ज़मीन बिल्कुल साफ दिख रही है पौधों के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लीन कल्टीवेशन कहेंगे। ओके, और लास्ट बात कर लें तो हमें क्या करना है, जिस प्लांट में हमें हनी ड्यू दिख रहा है उसे हमें हटा देना है, नहीं हटाएंगे तो वो दूसरे प्लांट पर इन्फेक्ट कर देगा। तो ऐसे प्लांट्स जो कि डिजीज़ हैं और उन्हें हम हटाते हैं हमारी फील्ड से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रॉगिंग कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, द रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट, मतलब जो हमें नहीं चाहिए ऐसे प्लांट्स को जो उसी की क्रॉप के हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया को रॉगिंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात कर ले केमिकल की। तो केमिकल के अंदर हमें सिर्फ दो नाम ध्यान रखने हैं, एक तो है हमारे पास कौन सा, जायराम, और दूसरा है हमारे पास जाइनेब प्लस कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, COC। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें, इससे हम इस डिजीज़ को बचा सकते हैं। करना क्या है कि जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उससे जस्ट पहले हमें इसका स्प्रे कर देना है। ओके, तो जाइनेब और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो है ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट एज वेल एज सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं। जाइनेब के लिए हम बात करें तो ये कॉन्टैक्ट भी है और कैसा है, सिस्टमिक भी है, मतलब ये अंदर जाकर ओवरी में और ये हमारे डिजीज़ को ख़त्म करता है।
तो इसीलिए हम फ्लावरिंग से पहले एक स्प्रे करेंगे और उसके 10 से 15 दिन बाद इसका सेकेंड स्प्रे किया जाता है, और अगर फिर भी सिम्टम्स दिखे तो थर्ड स्प्रे हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर ले इसके बायो कंट्रोल की। तो बायो कंट्रोल में हमें एक नाम तो बहुत अच्छे से याद है, कौन सा है, ट्राइकोडर्मा, जो कि सॉइल बॉर्न डिजीजेज या सीड बॉर्न डिजीजेज को रोकता है। तो एक नाम तो ध्यान रख लिया हमने, कौन सा, ट्राइकोडर्मा, जिसकी 2 स्पीशीज हैं, एक तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और एक है ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम। और इसके साथ साथ एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो कौन सा है, फ्यूजेरियम सम्बुसिनम। ओके, तो ये जो फ्यूजेरियम सम्बुसिनम है इसको भी हम यूज़ करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर दिस डिजीज़। ओके, और लास्ट बात कर ले इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज़ की। तो इसके लिए पूछा हुआ क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी याद रखनी है, कौन सी है, एक तो ICMH 88088, एक है हमारे पास ICML1 ICML2, एक है हमारे पास WCC 75 और लास्ट है पूसा मोती। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हो गई। आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत अच्छे से इस डिज़ीज़ को हमने समझा है और इससे बाहर इस डिज़ीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, जो भी चीज़ है वो हम पूरी कवर कर चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। और लास्टली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले ऐसे